दूरी पर। सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मनों की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये पंक्तियां हैं अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ आज के दिन फांसी पर झूलकर शहीद होने वाले शहीद आजम भगत सिंह की। देश की आजादी की खातिर न्यौछावर होने वाले भारत माँ के लालों को नमन करते हैं हम। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और प्रतिबिंब, आइए आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का और शुरुआत आज के हाइलाइट्स के साथ। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में, करेंगे आज के दिन से जुड़ी बात। आज है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, बताएंगे क्यों और कैसे मनाया जाता है यह खास दिन। जी हां, साथ ही बताएंगे एक महिला की सकारात्मक कहानी जो खुद कभी स्कूल नहीं गई लेकिन आज दूसरों को पढ़ा रही है। और इसी के साथ हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चलिए आगाज करते हैं प्रतिबिंब। सबसे पहले जान लेते हैं, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो संसदीय क्या कुछ खास सुर्खियां हैं। राज्यसभा में आज जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंगलवार को चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 पर रखी अपनी अपनी बात। लोकसभा में 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर आज जारी रहेगी चर्चा। कल हुई चर्चा में विपक्ष का आरोप बजट हुआ कम। पक्ष ने कहा प्रधानमंत्री की सोच और संकल्प के कारण आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में भर रहा है उड़ान। 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें, 20 घंटे में मुंबई से श्रीनगर पहुंचेंगे यात्री। संसद में नितिन गडकरी ने बताया कि देश का रोड मैप क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और सड़क आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर चल रहा है काम। 12 निर्बाध बैठकों के बाद तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के व्यवधान के चलते शून्यकाल के दौरान राज्यसभा स्थगित। 2019 के मॉनसून सत्र में बनाया था 13 निर्बाध बैठकों का रिकॉर्ड। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी सुर्खियों। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। ये नई गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके सशस्त्र प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। केंद्र कैबिनेट की 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के एमएसपी में 250 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक का लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले
जूट फाइबर को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा। हिंदुस्तान उर्वरक की 3 इकाइयों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लिया है अहम फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसमें गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी संयंत्र शामिल है। इन तीनों इकाइयों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इनमें उत्पादन शुरू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यूरिया की मांग पूरी होगी। तीनों संयंत्रों के चालू हो जाने से देश में 38.1 LMTPA स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 3 नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का संविभाजन होगा, जिससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय और खर्चे की देनदारियां कम होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी। इसके तहत 1957 के मूल अधिनियम में भी कुछ और संशोधन को मंजूरी दी गई है। 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। भारत ने जन भागीदारी के तहत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में ये सबके प्रयास की शक्ति का सार्थक नतीजा है कि हम ये कामयाबी हासिल कर सके। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 181 करोड़ 56 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में निवेश की अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल है। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे 6-7 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर में अधिक निवेश आकर्षित करने और लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित करने के इस अनुकरणीय प्रयास की सराहना की है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान में पर्यटन, कला व संस्कृति को प्रोत्साहित कर इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसी सिलसिले में मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर एवं केंद्र और राजस्थान के पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली है। यहाँ की परंपराओं, संस्कृति और कला का अपना एक आकर्षण है। इसको नई पहचान दिलाने के लिए व्यापक कार्य योजना और सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस दिशा में जो प्रस्ताव भेजेगी उसे स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन महासंघ की ओर से जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। उत्तराखंड के 20 साल के इस खिलाड़ी ने 74,786 अंक के साथ अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार किया है और मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू को पीछे छोड़ते हुए 9वें स्थान पर जगह बनाई है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन को रविवार को डेनमार्क के पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल सेन से सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा था। और अब खबरें राज्यों से। उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी आज लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह 28 मार्च को होगा।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे और हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने गए थे। वहीं आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। पद्म पुरस्कार के 64 विजेताओं ने कल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इंडिया गेट पर मौजूद स्मारक का भ्रमण किया और शहीद जवानों को सलामी दी। राष्ट्रपति ने कल एक समारोह में 64 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा था। पंजाब विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 माह के दौरान राज्य के व्यय को पूरा करने के लिए मंगलवार को 37,120 करोड़ रुपए का लेखानुदान पारित किया। भगत सिंह, डॉक्टर BR अंबेडकर और पहले सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया है। विधानसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट किया। इस बिल के तहत जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तम्मी नेनी सीताराम ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 विधायकों को विधानसभा के सभी सत्रों के लिए निलंबित कर दिया है। सदन में गतिरोध पैदा करने के लिए बेंडलम अशोक, वेलागापुड़ी राधाकृष्ण, बाबू रामराजू और अनागमी सत्य प्रसाद को निलंबित किया गया है। कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु परियोजना के संबंध में तमिलनाडु के कदम के खिलाफ विधानसभा में पायलट प्रस्ताव पेश करेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस परियोजना को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और तमिलनाडु के प्रस्ताव को गैरकानूनी बताया है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से 1 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए थे और 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने गुवाहाटी में महात्मा गांधी पर फिल्म महोत्सव गांधी पैनोरमा 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दर्शन और शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का ये एक अभिनव और अनूठा माध्यम है। झारखंड में राजभवन उद्यान लोगों के लिए खोल दिया गया है। राजभवन के उद्यान का दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पहले ही दिन करीब 2,500 लोग पहुंचे। राजभवन उद्यान 27 मार्च तक खुला रहेगा। उत्तरी अंडमान सागर पर गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना नहीं है और इसके पहले की अपेक्षा कम गति के साथ थांडवे में दक्षिणी म्यांमार तट को पार करने की संभावना है। अंडमान द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और एक क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा की आधिकारिक घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इनकी इस यात्रा में कृषि, जल, कारोबार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले दोनों नेता नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में से इतर मिल चुके हैं। दोनों के बीच 16 अगस्त 2021 को टेलीफोन पर वार्ता भी हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के करीब 1 महीने हो रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना की तरफ से बमबारी जारी है। वहीं यूक्रेन भी डटा हुआ है। इसी बीच नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की को 24 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए शिखर सम्मेलन
को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल एक दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के रवैये पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि नाटो को अब कहना चाहिए कि वो यूक्रेन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने पर जोर दिया है। पीएम ने देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति भारत के विश्वास को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था का आधार बनाए रखने के लिए इनका पालन जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीईओ के एक व्यापार सम्मेलन में कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन नाटो को विभाजित करने का भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नाटो पूरी तरह से शांत और एकजुट रहेगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि नाटो अपने पूरे इतिहास में आज की तुलना में कभी भी इतना मजबूत या अधिक एकजुट नहीं रहा और ऐसा पुतिन की वजह से हुआ है। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र हमूद अल बुसैदी 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री आज शाम को मुलाकात कर द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित AIU वार्षिक बैठक और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। आज शाम उपराष्ट्रपति ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेडियास से मुलाकात करेंगे। संसद सदस्यों के लिए पद्म पुरस्कार विजेता अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। आज राज्यसभा की सरकारी आश्वासन समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की बैठक होगी। साथ ही आज लोकसभा की आवास और शहरी मामले संबंधी समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति और सब ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक आज आयोजित की जाने वाली है। आज दोनों सदनों में पेश की जाएगी शिक्षा, महिला, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। विदेश मामले संबंधी स्थायी समिति और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। और सबसे प्रमुख ये है कि आज 23 मार्च है, बहुत ही खास दिन। जी हाँ, जब पूरी दुनिया में आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि लोगों को मौसम विज्ञान की जानकारी होना दरअसल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आ रहे जो बदलाव हैं तेजी से, उसके प्रति जागरूकता भी जानना जो है लोगों के लिए लाजमी है और इसीलिए शायद ये दिवस मनाने की शुरुआत। जी हाँ, मौसम विज्ञान दिवस मनाने में विश्व मौसम संगठन की बहुत अहम भूमिका होती है। संगठन द्वारा ही प्रतिवर्ष मौसम विज्ञान से जुड़ा एक नया विषय लाया जाता है, जिस पर पूरा साल काम किया जाता है। बिल्कुल, इस साल की जो थीम है वो है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, यानी कि जो भी संकेत हमें मिल रहे हैं उस पर हम त्वरित कदम उठाएं ताकि हम बच सकें मौसम के दुष्प्रभावों से। मौसम की जानकारी आज के युग में बहुत जरूरी है। तमाम काम मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी से जुड़े होते हैं। मौसम विभाग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक कराता है। इसी वजह से 23 मार्च 1950 से हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1950 में 30 मार्च को विश्व मौसम संगठन की संयुक्त राष्ट्र में एक विभाग के रूप में स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध और मौसम की जानकारी देता है। कुल 191 देश और क्षेत्र इस संगठन के सदस्य हैं। संगठन समय समय पर बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाकर देशों को इसके बारे में आगाह करता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में वैज्ञानिक विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मौसम में घटने वाली विभिन्न घटनाओं पर मंथन किया जाता है। मौसम में हो रहे परिवर्तन और उस पर पड़ रहे प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाता है।
और हेलो इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की तस्वीरों के साथ। जी हाँ, आज से पर्यटकों के लिए ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो स्वागत के लिए तैयार है। आप इसका लुत्फ उठाइए। फिलहाल हमें दीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, राष्ट्र से क्या वादा सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। वेलकम बैक। एक बार फिर से हेलो इंडिया में स्वागत है आपका। प्रतिबिंब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार होता है दर्शकों को हर रोज। जी हाँ, बात इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 23 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 23 मार्च वर्ष 1931 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। इस दिन को शहीदी दिवस के तौर पर याद किया जाता है। इन क्रांतिकारियों ने संघर्ष के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांति के पर्याय बनकर अमर हो गए। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, जिसमें अंग्रेज अधीक्षक सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल के साथ मिलकर सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश होके नारे लगाए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला। बाद में इन पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ये महान क्रांतिकारी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर अमर हो गए। जी हाँ, हमने भी हेलो इंडिया की शुरुआत आज शहीद आजम भगत सिंह की पंक्तियों के साथ की थी। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने कहा, शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। अपने ट्वीट संदेश में लोकसभा स्पीकर ने तीनों शहीदों को नमन करते हुए लिखा कि उनकी प्रत्येक श्वास में मां भारती का गौरवगान था और प्रत्येक कार्य में राष्ट्र प्रथम की भावना थी। उनसे प्रेरणा पाकर हम भी नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हों। यही उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अब चलिए प्रतिबिंब, अपने दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं एक ऐसी महिला से जो
सकारात्मकता की एक मिसाल बन गई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली गुलनार ईरानी की, जो खुद कभी स्कूल तो नहीं गई लेकिन आज दूसरों को पढ़ा रही है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी सपना पूरा करना मुश्किल नहीं है। अपनी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। कुछ ऐसी ही सकारात्मकता से ओतप्रोत कहानी है महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली गुलनार ईरानी की, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई लेकिन आज दूसरों को पढ़ा रही हैं। गुलनार ईरानी पुणे की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाती हैं। लड़की होने की वजह से बचपन में गुलनार ईरानी और उनकी बहनों को उनके परिवार ने कभी स्कूल नहीं जाने दिया। हालांकि उनके तीनों भाइयों ने स्कूल से औपचारिक शिक्षा ली है, लेकिन गुलनार को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने अपने इस शौक को मरने नहीं दिया। और अब उन्होंने 36 साल की उम्र में इस साल जनवरी में 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। गुलनार और उनकी बहन रुबाब ईरानी दोनों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं पास की है। स्कूल तो कभी गई नहीं, लेकिन अपने इमामबाड़े में मदरसा है खदीजतुल कुबरा, उसी में पढ़ते थे। फिर जब हम थोड़े बड़े होने लगे फिर हमें पता चला कि अगर कहीं कोई काम करना है, कोई कोर्स करना है तो पढ़ाई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हमने भी बोला कि पढ़ना तो जानते हैं, फिर सर्टिफिकेट भी ले ही लेते हैं एग्ज़ाम देके। तो मैंने सोचा चलो फिर 12वीं पढ़ लेते हैं। फिर 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है अभी, तो अभी 12वीं की तैयारी हो रही है। गुलनार हमेशा से एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी। जब गुलनार को पता चला कि औपचारिक शिक्षक बनने के लिए शिक्षित होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तो इन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया। इस काम में पुणे के एक एनजीओ ने उनकी मदद की। इस बीच 5 सालों से गुलनार स्थानीय बच्चों को भी पढ़ा रही थी। क्योंकि गुलनार बचपन में थोड़ा बहुत मदरसे में जाकर पढ़ी थी, इसके आधार पर ही आज वे इमामबाड़ा में दूसरों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं। पहले वो स्वयं साक्षर बनी, अब दूसरों को साक्षर बनाते हुए अक्षर ज्ञान दे रही हैं। अब गुलनार आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए 12वीं की परीक्षा की तैयारियों में जुटी हैं। गुलनार आज समुदाय की अन्य लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा है। जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए संकल्प शक्ति होना बेहद आवश्यक है। और हमने देखा इतिहास में ऐसे बहुत सी विभूतियाँ हुई हैं, ऐसे बहुत से विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला तो नहीं गए, लेकिन जो उन्होंने लिखा, उनके संदेश आज भी हम लोग पाठशाला जाकर पढ़ा करते हैं। कबीर, नानक, उनमें से कुछ विभूतियाँ हैं। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ आप नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज 23 मार्च है और आज 10 बजे संसद में, आज देखिए 11 बजे लाइव हाउस प्रोसीडिंग देखिए राज्यसभा और लोकसभा की। इसके साथ ही आप शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित बहस, मुद्दा आपका। और शाम 7:30 बजे लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे देखिए आज की खबर, 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव और 9 बजे द न्यूज और 9:30 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया। इसके साथ ही आप रात 10 बजे देख सकते हैं हाउस हाइलाइट्स और इसी को आप देख सकते हैं हिंदी में 10:30 बजे सदन दिन भर। और अब आज के कलाकार में आपको दिखाते हैं उड़ीसा के वृंदावन महोत्सव में बांसुरी कलाकारों की खास प्रस्तुतियां। पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के वृंदावन गुरुकुल ने ओडिशा पर्यटन विभाग के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया है। आज के कलाकार में आप देखिए वृंदावन गुरुकुल के शिष्यों का बांसुरी वादन और इसी के साथ प्रतिबिंब। हमें लेनी होगी दर्शकों से इजाजत। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार।